आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 23 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का पेपर है। ओके, तो हम क्या है लगातार इसकी तैयारी करेंगे। इससे पहले 2 अंक महापुरुष ने बता दिए, लेकिन आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर उत्तर के साथ बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या है 2 अंक महापुरुष ने देखेंगे, उत्तर के साथ देखने वाले हैं। पार्ट 1 है, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, और वीडियो को देखते ही देखते आप क्या है क्वेश्चन के आंसर याद करते जाइएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने 2 नंबर वाले क्वेश्चन है सबके आंसर 2-2 लाइन के। ओके, तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो क्या है जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो आपकी क्या है 95% बन जाती है। ओके, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन है स्त्री पुरुष लिंगानुपात का अर्थ लिखिए। तो स्त्री पुरुष लिंगानुपात का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, यह अनुपात का जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ओके, नेक्स्ट जितना मैं आपको बता रहा हूँ केवल इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, 2 नंबर आपके रखे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट और जितने क्वेश्चन बताऊँ इन्हीं में से रहने वाला है, क्योंकि हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया है। ओके, जन्म दर एवं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जन्म दर एवं मृत्यु दर का अर्थ लिखिए। तो जन्म दर का देख लेते हैं। जन्म दर क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में के पीछे बच्चे जन्म लेते हैं, उसे क्या जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में पर पीछे मरने वाले व्यक्तियों के संख्या को क्या मृत्यु दर कहते हैं। अब देख ले संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए। तो संयुक्त परिवार का कहलाता है, फास्ट हम रिवीजन करेंगे, फास्ट हम पढ़ते जाएंगे। तो संयुक्त परिवार का तात्पर्य एक ऐसे परिवार से होता है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। इनकी संपत्ति भी क्या है सामूहिक होती है तथा परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, तीज त्योहार एवं पूजन आदि में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। ये आपका कहलाता है आपका संयुक्त परिवार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जाति की विशेषताएं क्या लिखिए। जाति की आपको विशेषता है, तो 2 आपको विशेषता बता देनी है। पहले जाति की पहली विशेषता है अधिकांश जातियों में क्या है पेशे निश्चित होते हैं, और दूसरा क्या है एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं करते हुए, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका इस प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कोई अपन जाति लोहार वाली होती है तो उनका लोहा का काम है। सुनार वाला तो सोने का काम है। मतलब अपन एक माइंड सेट क्या है, उनका पेशा एक निश्चित होता है। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतम क्या होता है कि जाति में क्या पेशा निश्चित हो जाए। कोई बनिया है तो ये कि दुकानदारी करेगी, इस प्रकार से माइंड सेट रहता है। तो ये कोई ब्राह्मण है तो पूजा पाठ करेगा, तो इस प्रकार से माइंड सेट है जाति का। दूसरा क्या है जाति के सदस्य उसी जाति में व्यवहार करते होंगे, ये तो आपको पता है विवाह करते हैं, दूसरी जाति में विवाह नहीं करते होंगे, मतलब जाति के बाहर विवाह नहीं करते होंगे। जैसे अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। तो आम बोलचाल की भाषा में अस्पृश्यता को क्या छुआछूत कहते हैं। अस्पृश्यता एक सामाजिक कृत्य है। कृत्य है जिसमें अंतर्गत निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट हमारा धार्मिक नियोग्यता क्या है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको समाजशास्त्र के मिलेंगे, मतलब जो आप जानते होंगे, कुछ आपको पढ़ लिया समझ लिया। जैसे अब ये अब जाति के बारे में जानते ही है, छुआछूत के बारे में जानते हैं, 2-3 लाइन ना लिख पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो ये सब आप आराम से लिख लेंगे अगर पढ़ लीजिए एक बार। तो धार्मिक नियोग्यता क्या है, प्राचीन समाज उच्च तथा निम्न जातियों में बटा हुआ था। निम्न जातियों के मंदिर में जाने, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने तथा धार्मिक संस्कार करने पर क्या पाबंदी हुआ करती थी, क्योंकि निम्न जातियों को क्या अपवित्र एवं अस्पृश्य समझा जाता था। इनको क्या है इनको ही क्या है धार्मिक नियोग्यता कहा जाता है। समझ चुके हैं धार्मिक नियोग्यता क्या है। जैसे औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पाद किया जाता है और बड़े बड़े क्या उद्योग एक स्थान पर पनप जाते हुए, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं स्मार्ट सिटी योजना क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्मार्ट सिटी योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना यह 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश 100 शहरों की बुनियादी ढांचे में सुधार करना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये आपका स्मार्ट सिटी योजना होगी। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण क्या है लिखिए। तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निम्न जातियां उच्च जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करके जाति संरचना में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है। नेक्स्ट आधुनिकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। आधुनिकरण की 2 विशेषताएं देख लेते। पहला औद्योगिकरण, पहली हेडिंग है अपनी औद्योगिकरण। दूसरा आपका नगरीकरण। औद्योगिकरण का क्या है, औद्योगिकरण की सबसे प्रमुख विशेषता औद्योगिकरण है। इसमें क्या है, इसमें नवीन प्रौद्योगिकी के आधार पर समाज के उद्योग लिखा होगा, उद्योगों का विस्तार किया जाता है। उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, फलस्वरूप बड़े पैमाने पर क्या है बचत का लाभ होता है। दूसरा हमारा क्या है आधुनिकरण की विशेषता की नगरीकरण। आधुनिकरण का एक लक्षण नगरीकरण भी है जो औद्योगिकरण का ही क्या है परिणाम है।
जिन स्थानों पर बड़े बड़े उद्योग धंधे पनपते लगते हैं वहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे यह उद्योग क्षेत्र नगरों का भी रूप धारण कर लेता होगा। सिंपल, वहाँ जहाँ उद्योग लगेगा तो लोग काम करने के लिए आएंगे। जब लोग गाँव बाहर दूर से क्या है काम करने के लिए आएंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ रहेंगे भी, जब रहेंगे तो नगर का रूप लेगा। वही बात बताएंगे। जैसे संविधान क्या होता है, तो संविधान एक कानूनी किताब या दस्तावेज है जिससे देश पर क्या शासन करने के तरीके तथा प्रणाली लिखी हुई, जिसमें क्या लिखी हुई है, शासन करने का तरीका और प्रणाली लिखी हुई है। सिंपल बातें हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो भारत का लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है जिसका उद्देश्य क्या है, आम लोगों का कल्याण करना है। दूसरी विशेषता है भारतीय लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ ही क्या है नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने क्या वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं अनुराग सर की क्लास लगातार मेहनत कर रहा है। ओके, सोशियोलॉजी में एमपी बोर्ड में मुझे लगता है कोई आपको पढ़ाएगा, लेकिन मैं क्या है सोशियोलॉजी, क्योंकि क्या आप लोग सपोर्ट के कम करते होगे। आप लोग जरा सा सपोर्ट करेंगे, गारंटी के साथ मैं आपकी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। ओके, जिससे आपको लगे कि वास्तव में क्या है मैं भी क्या है समाजशास्त्र के पेपर में 80 स्कोर कर पाऊंगा। देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13वां, हरित क्रांति क्या है। ओके, हरित क्रांति क्या है, तो हरित शब्द खेतों की हरियाली से संबंधित है, जबकि क्रांति का आशय व्यापक परिवर्तन से होता है। अतः हरित क्रांति अभियान का आशय कृषि उत्पादन की तकनीक को सुधार कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लगाया जाता है। भारतीय कृषि के इतिहास में से सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक कौन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति की 2 उपलब्धियां लिख लिए। तो हरित क्रांति की उपलब्धियां देख लेते हैं। उन्नत बीजों के प्रयोग से वृद्धि से हरित क्रांति के अस्तित्व में आने के पश्चात क्या कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्मों के बीज का प्रयोग से क्या है वृद्धि और क्या है उत्पादन बढ़ा है। दूसरा है आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग। हरित क्रांति में आधुनिक कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, बुलडोजर, हार्वेस्टर आदि का विशेष योगदान दिया। तो ये सब आपको पता है कि पहले खेती करना कितना मुश्किल था, हो गए कितने मुश्किल होता, लेकिन अब क्या है मशीनों के कारण बहुत सारे काम हो, जैसे थ्रेसर के कारण, बुलडोजर और ये ट्रैक्टर, इन सब के कारण कितनी आसानी हो गया है खेती करना। ओके, नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुणों का समावेश होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है कामगार मजदूर कौन होते हैं, लिखिए। तो कामगार मजदूर वे होते हैं जो निम्न स्तरीय कार्यों जैसे दक्षता, शिक्षा और निम्न आय मापदंड पर में लगे होते हैं। ये वर्ग मुख्यतः औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था और गैर औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं वाले शहरी क्षेत्रों में पाए जाते होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औद्योगिकी समाज में होने वाले सामाजिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो क्या होता है श्रम विभाजन, औद्योगिकरण में समाज में श्रम विभाजन उत्पन्न हुआ, जैसे क्या है किसी चीज का उत्पादन कई चरणों में हो गया। दूसरा क्या है यातायात के साधनों का विकास, इनके कारण यातायात के साधन क्या है विकसित हो गए। ओके, और साथ ही कच्चे माल को लाने तथा उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए यह साधन विकसित हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़ताल से क्या है। आपने सुना होगा कि क्या मजदूरों ने हड़ताल कर दी, या फिर क्या है सरकारी कर्मचारी भी कई बार हड़ताल कर देते हैं। तो ये हड़ताल क्या होती है, तो हड़ताल से क्या आशय होता है, लिखिए। तो कठोर कार्य करने की दशाओं में कई बार मजदूर अपने मिल मालिकों के विरुद्ध एक तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या हड़ताल कहते हैं, ताकि उनकी मांगे मानी जा सके। नेक्स्ट है प्रतिदात्मक आंदोलन क्या होता है, तो प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। उदाहरण के लिए केरल के इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी क्या सामाजिक प्रथाओं को बदला। ओके, आगे देख ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन एवं आपका सामाजिक परिवर्तन में अंतर आपको बताना होगा। 2 अंतर आपको बताना है, सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन में अंतर देख लेते हैं। तो सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है। फिर सामाजिक आंदोलन कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निर्देशित होते हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन एक सतत और क्या है निरंतर प्रक्रिया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं, तो जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच बहुत कम अंतर रह जाने से जनसंख्या स्थिर हो जाती है, तो हम इसे क्या है प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जननांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए देख लेते हैं। तो भारत में जननांकी की विशेषता देख लेते। पहला है भारत में जनसंख्या का आकार बहुत विस्तृत है जो धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित होता है। दूसरा है जनसंख्या घनत्व क्या है विभिन्नता लिए हुए। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जाति का अर्थ लिखिए। जाति क्या होती है, तो शाब्दिक रूप में जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जात से हुई है, जिसका अर्थ होता है जन्म। इसका तात्पर्य है कि समूह
की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है वह जाति कहलाती है। नेक्स्ट है नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां लिखिए। तो नातेदारी व्यवस्था में नातेदारों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। ओके, नेक्स्ट हमारा निर्योग्यता का क्या अर्थ है, ओके देख लेते हैं। प्राचीन समय में जाति प्रथा व्याप्त थी तथा समाज उच्च और निम्न जातियों में विभाजित था। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर भी बहुत सी पाबंदियां लगी थी। इन पाबंदियों को क्या है, निर्योग्यता कहा जाता था। ओके, निर्योग्यताएं कई प्रकार की होती थी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि। ओके, आगे देख लेते हैं। बहुत आसान है कि पढ़ते जाइए, वीडियो देखते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, सुनते जाइए, तो आपको क्या है बहुत सी आदि चीजें याद हो जाएंगी। कुछ कठिन चीजें लगेंगे तो उन्हें याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम क्या है? दहेज के कारण स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पास किया गया। इसके द्वारा किसी भी रूप में दहेज लेने और देने को एक गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। अभी भी दहेज वाला सिस्टम चलता है, लेकिन ये क्या है, एक क्या है, ये अपराध है, अपराध है। ओके, आगे देख लेते हैं। नगरीकरण के कोई 2 प्रभाव लिखिए। नगरीकरण के 2 प्रभाव लिख लेते हैं। तो नगरीकरण में पहला हमारा प्राथमिक संबंधों का ह्रास। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के आपस में प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो पाते। आपका द्वैतिक एवं औपचारिक संबंधों का बोलबाला होने से क्या सामुदायिक भावना का ह्रास होने लगता है, अतः सहयोग व घनिष्ठता नहीं दिखाई देती है। आगे देख लेते हैं। ओके, नगरीकरण के प्रभाव में दूसरा है व्यक्तिवादिता। नगरीय क्षेत्रों में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव के कारण व्यक्तिवाद पनपता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औद्योगिकरण एवं क्या है आपका नगरीकरण में अंतर। आपको बताना है, कोई 2 अंतर बताना। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण में अंतर देख लेते हैं। तो औद्योगिकरण के गांव एवं नगर या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, अतः इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है कि गांव को छोड़ा जाए। जबकि नगरीकरण में क्या होता है, नगरीकरण के लिए गांव को छोड़ना आवश्यक है, अर्थात गांव छोड़कर क्या है नगरों में बसना आवश्यक है। औद्योगिकरण में दूसरा है कि इसके द्वारा सड़कों, यातायात, संदेश वाहन, चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी आदि की सुविधा का विकास होता है। नगरीकरण में क्या होता है, अनियोजित नगरीकरण गंदी बस्तियों, आवास समस्याओं, बेकारी, गरीबी, अपराध, असुरक्षा आदि संबंधित विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? जब किसी समाज या देश की संस्कृति में परिवर्तन होने लग जाए तो उसे हम क्या है सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। नाम ही में छुपा हुआ है उसका आंसर। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? तो संस्कृति में परिवर्तन होना सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पर पड़ने वाले कोई 2 आपको प्रभाव बताने हैं। तो पहला हमारा जाति पर प्रभाव। पश्चिमीकरण के साथ औद्योगिकरण और नगरीकरण का विकास जुड़ा हुआ है। भारत में विभिन्न उद्योगों धंधों का विकास होने से विभिन्न जातियों के सदस्य एक ही स्थान पर कार्य करने लगे और जाति व्यवस्था की कठोर प्रतिबंधों के क्या स्वाभाविक रूप से ढिलाई आ गई। दूसरा क्या हुआ कि परिवार पर प्रभाव भारतीय दूसरा परिवार, पहला है हमारा जाति पर प्रभाव और दूसरा हमारा परिवार पर प्रभाव। ओके, भारतीय पारिवारिक जीवन में पश्चात सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। ओके, पश्चिमी जगत एकांकी परिवार प्रणाली पर विश्वास करता है। अनेक कारणों से संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है, एकांकी परिवार में प्राबल्य हुआ है। परिवार में क्या प्रभाव पड़ा कि जो संयुक्त परिवार थे तो अब क्या एकांकी परिवार बन गए। जाति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो जाति भी अब जो नियम है उसमें भी क्या है कमी आई, ढिलाई आई होगी। ये है आपका पश्चिमीकरण के आपका भारतीय समाज में पड़ने वाले 2 प्रभाव। आगे देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30वां, राज्य क्या होता है? राज्य वह समूह है जिसमें राज्य में चल रही विभिन्न आपका क्या है, राज्य वह समूह है जिसमें समाज में चल रही विभिन्न वैधानिक संस्थाएं उनके नाम से जानी जाती हैं तथा उनका निश्चित भूभाग होता है जिसमें उसे शक्ति के शारीरिक पक्ष का प्रयोग करने का पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट हमारा हित समूह का क्या अर्थ है? तो यह समूह वह संगठित अथवा असंगठित समूह होते हैं जो सरकारी नीतियों को क्या प्रभावित करते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, किसान संघ इनके उदाहरण है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा भूमि सुधार का क्या अर्थ है? तो भूमि सुधार का तात्पर्य कृषि भूमि की एक ऐसी व्यवस्था करना है जिससे भूमि का क्या है न्यायपूर्ण वितरण और कृषि भूमि से संबंधित व्यवहारिक नीतियां बनाई जावे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों वीडियो ऑनलाइन है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही यह वीडियो क्या है समाज साथ वाले जितने भी आपके फ्रेंड हैं जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा अगर वीडियो देखते हैं आप लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये मेरी मेहनत है सफल हो रही, तो मैं आपको और अच्छे से आगे और वीडियो लाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा और क्वेश्चन। ओके, आगे देख लेते हैं। भूमि सुधार के उद्देश्य आपको पूछे जा रहे हैं, कोई 2 बताने हैं। तो पहला 2 आपके हेडिंग बाई दे दी। पहला हमारा कृषि उत्पादन वृद्धि, दूसरा हमारे सामाजिक न्याय। ओके, तो क्या है कृषि उत्पादन वृद्धि क्या है? भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या है कृषि में निहित बाधाओं को दूर करना होता है। दूसरा क्या है सामाजिक न्याय?
भारत जैसे समाजवादी देश में भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक न्याय है, अर्थात भूमि स्वामित्व का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाता है कि कृषि आय और कृषि भूमि का समान वितरण हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विनिवेश किसे कहते हैं? तो सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों में लगी अपनी पूंजी को वापस लेने के लिए प्रक्रिया विनिवेश कहते हैं। इसमें सरकार अपने हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकासशील देश तथा विकसित देश में अंतर लिखिए। कोई दो आपको अंतर बताना है, विकासशील देश और विकसित देश में अंतर। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो ये दिया हुआ आपका विकासशील देश और विकसित देश में अंतर। विकासशील देश का बड़ा एक भाग कृषि व खदान जैसे प्राथमिक क्षेत्र, उत्पादन, निर्माण, व्यापार और आपका वित्तीय सेवाओं से संलग्न रहता है। और विकसित देश में क्या होता है? विकसित देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी पेशा लोगों का होता है। उसमें क्या है, उसके बाद उद्योगों में तथा 10% से कम लोग यह कृषि में लगे होते हैं। लोग क्या है, कार्यालय, दुकानों व कारखानों में कार्य करते होंगे। विकासशील में क्या होता है? विकासशील देशों में आज भी क्या है, अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। विकसित देशों में क्या है, अधिकतर जनता क्या है, कस्बों या शहरों में रहती होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी कार्य को सस्ती दर पर विकासशील देशों की छोटी कंपनियों से कराती हैं तो इसे क्या है, आउटसोर्सिंग सर्विस कहा जाता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज का क्या अर्थ है? तो औद्योगिक समाज एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें लोगों को की एक बड़ी संख्या अपनी आजीविका के लिए विभिन्न उद्योगों से संबंधित कार्यों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य क्या अंतर बताइए? तो कृषक आंदोलन में जो मुद्दे उठे वह क्या, जमींदारी का उन्मूलन, भू सुधार, किसानों का शोषण बंद करना, हदबंदी कानून इत्यादि। यह आंदोलन क्या है, स्वतंत्रता के पहले चले थे, परंतु नव किसान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद चले हैं। ओके, मतलब नव किसान आंदोलन है वो स्वतंत्र के बाद चले हैं। जो आपके जो पुराने वाले कृषक आंदोलन है वो क्या है, वो आपके आज़ादी के पहले चले होंगे, वो बता जा रहे। तो वही बता रहे, परंतु नव किसान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद चले हैं तथा इसके मुख्य उद्देश्य के मुद्दे क्या थे? अपने उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त करना, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म न होने देना, किसानों की खुशहाली तथा उनके कर्जे को माफ करना। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समाज कल्याण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला है, समाज के सदस्यों के हित की पूर्ति उनकी जरूरतों के अनुसार होती रहे। दूसरा है, ऐसे सामाजिक संबंध स्थापित किए जाएं जिससे क्या लोग अपनी शक्तियों का पूरी तरीके से विकास कर सकेंगे। ये आपके समाज कल्याण के दो उद्देश्य होंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा टॉप 40 क्वेश्चन 2 अंक की महत्वपूर्ण देखे, और भी 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आई हो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। हम चलो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।